हेलो दोस्तों, मैं हूं रविचर सर और सभी दोस्तों का तहे दिल से मैं अड्डा में स्वागत है। दोस्तों आज के टॉपिक इनकम टैक्स पे आधारित प्रश्न को लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने नंबर ऑफ जीरो के पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए हैं दोस्तों, जिसमें पार्ट 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और पार्ट 2 में उसके सारे क्वेश्चन को कराए गए। दोस्तों जो भी नहीं देखे हैं सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखें। आइए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों कुछ वर्ड आते हैं जिसे हम लोग को जान लेना चाहिए, उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आय क्या होता है। दोस्तों हम जो भी रुपया कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आय, जो हमारी आमदनी होती है, जिसे इंग्लिश में इनकम बोलते हैं। कर या आयकर एक ही बात होता है, जिसमें हम इनकम टैक्स बोलते हैं। जैसे 10% टैक्स, 20% टैक्स, ये टैक्स होती है। शुद्ध आय जिसे हम लोग नेट इनकम कहते हैं। शुद्ध आय क्या होता है दोस्तों, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं दोस्तों, अगर 10 रुपये हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हमारी शुद्ध आय 90 रुपये हो गई। तो शुद्ध आय का मतलब होता है दोस्तों कि आय में से टैक्स को घटा के जो रुपया हमें बचती है वो हमारी नेट इनकम करती है। अगर शुद्ध आय में हम कर जोड़ देंगे दोस्तों तो वो हमारी आय हो जाएगी। ये बात समझ गए दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर हम 100 रुपये हम कमाते हैं, अगर हमारी आय 100 रुपये है दोस्तों, तो अगर हम टैक्स 20 रुपये सरकार को देते हैं तो हमारी शुद्ध आय हो गई दोस्तों 80 रुपये। ये बात समझ में आई। अगर हम 100 रुपया ही कमाते हैं दोस्तों, अगर मैं 30 रुपये अब टैक्स देने लगूँ तो हमारी शुद्ध आय हो जाएगी 70 रुपये दोस्तों। ये बात समझ में आई। अगर मैं 100 रुपया ही कमाता हूँ, अगर हम टैक्स 10 रुपये देने लगे तो हमारी शुद्ध आय हो जाएगी दोस्तों 90 रुपये। हम दोस्तों एक खूबसूरत बात क्या देखते हैं दोस्तों, अगर टैक्स 20 की जगह 30 देने लगे तो टैक्स में 10 रुपये की वृद्धि होती है, लेकिन शुद्ध आय में दोस्तों 10 रुपये की कमी हो जाती है। उसी तरह दोस्तों टैक्स 20 रुपया ना देके अगर टैक्स 10 रुपये कर दी जाए तो हम देखते हैं दोस्तों कि टैक्स में तो 10 रुपये की कमी हो गई, लेकिन शुद्ध आय में 10 रुपये की वृद्धि हो गई दोस्तों। इसका मतलब हम लोग समझे दोस्तों कि टैक्स में जितने रुपये की वृद्धि होगी दोस्तों, शुद्ध आय में उतने रुपये की कमी हो जाएगी, या टैक्स में जितने रुपये की कमी होगी दोस्तों, शुद्ध आय में उतने रुपये की वृद्धि हो जाएगी। ये बात समझ में आई दोस्तों। लेकिन उनका परसेंटेज चेंज हो जाएगा दोस्तों। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे वृद्धि तो 10 हुई, तो 10 की वृद्धि कितने पे, 20 पे। 10 की वृद्धि हो गई दोस्तों 20 पे, तो 100 पे कितने, तो यहाँ देखते हैं 50% की वृद्धि हो गई टैक्स में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 10 रुपये की कमी होती है किस पे, 80 पे, तो 100 पे कितनी, तो हम देखते हैं कि शुद्ध आय में 12.5% की कमी हो जाती है। यहाँ पे परसेंटेज सेम नहीं हुआ दोस्तों। मैंने क्या बोला था, अमाउंट ऑफ चेंज बराबर होगा। अमाउंट ऑफ चेंज का मतलब होता है निश्चित राशि, रुपया बराबर होगा, ना कि परसेंटेज। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर टैक्स में 10 रुपये की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 10 रुपये की कमी हो जाएगी। यदि कर में 10 रुपये की कमी होती है दोस्तों, टैक्स में 10 रुपये की कमी होती है दोस्तों, तो शुद्ध आय में 10 रुपये की वृद्धि हो जाती है। परसेंटेज कभी भी बराबर नहीं होंगे, परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू रुपया में हमेशा सेम होंगे। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा है दोस्तों कि जितना रुपया टैक्स में वृद्धि होगा उतना ही रुपया शुद्ध आय में कमी होगा। इट्स मीन अमाउंट ऑफ चेंज मतलब निश्चित राशि। अमाउंट ऑफ चेंज का मतलब होता है निश्चित राशि, दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेकिन परसेंटेज कदापि बराबर नहीं है। ये बात समझ में आई दोस्तों। आइए दोस्तों एक और चीज समझते हैं, टैक्स किस पे ली जाती है दोस्तों। टैक्स की गणना हम लोग इनकम पे करते हैं, आय पे करते हैं दोस्तों। टैक्स की गणना हम लोग इनकम पे करते हैं। जैसे आपको बोलता है 10% टैक्स, तो आप पूछिए ना भाई किसका टैक्स प्रतिशत, किसका 10% टैक्स। इसका मतलब हुआ आय का 10% टैक्स, आय का 10% टैक्स, यानी आय में अगर का लगा तो आय हमारी 100, टैक्स 10, तो शुद्ध आय हो जाएगी हमारी 90। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। टैक्स की गणना आय पे की जाती है। यदि 10% टैक्स है तो इसका मतलब समझते हैं आय का 10% टैक्स, यानी आय हमारा 100, टैक्स 10, तो शुद्ध आय हो जाएगी हमारी 90। आई थिंक दोस्तों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है आपका दोस्तों, ये आपको माइंड में रखना है कि जितने रुपये का टैक्स में वृद्धि होगी, शुद्ध आय में उतने रुपये की कमी हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई दोस्तों।
आइए दोस्तों हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर तो चले गए, अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको जिसको लिखना है दोस्तों, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी है तो आयकर की दर ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट से सीखा क्या दोस्तों कि टैक्स में वृद्धि शुद्ध आय में कमी के बराबर होता है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और आराम से हम लोग सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। कहता है आयकर में 19% की वृद्धि, तो टैक्स का 19% दोस्तों, टैक्स का 19% दोस्तों, टैक्स का 19% दोस्तों शुद्ध आय यानी नेट इनकम, नेट इनकम का 6% के बराबर होगा दोस्तों। ये बात होगा कि नहीं? यहाँ वृद्धि और कमी से मतलब नहीं है दोस्तों। हमने प्रश्न आपको बताया था, सॉरी कॉन्सेप्ट में बताया था कि टैक्स में जितने की वृद्धि होती है शुद्ध आय में उतने की कमी हो जाती है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अमाउंट ऑफ चेंज आपस में बराबर होते हैं। तो टैक्स का 19% नेट इनकम का 6% के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने प्रतिशत बराबर नहीं किया दोस्तों। आप कहेंगे सर प्रतिशत तो बराबर होता नहीं है, आपने तो प्रतिशत बराबर किया है। नहीं, नेट टैक्स का 19% यानी जो दोस्तों टैक्स जो भी होगा उसका 19% निकालेंगे तो वो तो एक निश्चित मान ही आएगा, वो तो रेशियो तो आएगा नहीं। तो टैक्स का 19% एक निश्चित मान आएगा और नेट का भी 6% एक निश्चित मान आएगा। इस दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जैसे आप कॉन्सेप्ट में जानते हैं। तो ये परसेंटेज बराबर नहीं है, परसेंटेज बराबर नहीं होता दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। परसेंटेज कदापि बराबर नहीं होता, अमाउंट ऑफ चेंज बराबर होता है। जितना रुपया टैक्स में वृद्धि होगा उतना ही रुपया का शुद्ध आय में कमी होगा। ये बात समझ गए दोस्तों। आइए अब जैसे ही दो राशि आपस में बराबर होता है दोस्तों, तो अनुपात निकलने के लिए, तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, कोफिशिएंट को उलट देते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया दोस्तों, तो टैक्स हो जाएगा 6 और नेट इनकम होगा 19। कैसे दोस्तों, तो हम बचपन से रेशियो में पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। अगर 2a बराबर 3b हो दोस्तों, तो अगर a और b का रेशियो निकालना चाहें दोस्तों हम, तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट को उलट देते हैं। यानी जो कोफिशिएंट b का है वो कोफिशिएंट a का हो जाएगा और जो कोफिशिएंट a का है वो कोफिशिएंट b का हो जाएगा। यही रेशियो का नियम है। कब, जब दो राशि आपस में बराबर होता है तब। तो हमारा टैक्स हो गया 6 और नेट इनकम हो गया 19। अगर हम दोस्तों इनकम का भी रेशियो निकालना चाहे तो इनकम बराबर होता है दोस्तों, वहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। या ऐसे भी सोचिए इनकम कब होता है, जब इनकम में से टैक्स घटाते हैं तब तो शुद्ध आय होता है। यानी शुद्ध आय में इनकम को जोड़ देंगे दोस्तों तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम। तो 1925। और हम जानते हैं दोस्तों कि टैक्स की गणना किस पे की जाती है, इनकम पे यानी कि आय पे। तो 6 रुपया जो टैक्स बना दोस्तों वो बना किस पे, 25 पे। बटा में 25 इसलिए लिखें क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में की जाती है गणना दोस्तों उसको हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं। तो गुना 100 में कितना, तो आप हम लोग कर सकते हैं 25 चौके 106 चौके 24%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24% आंसर हो जाएगा। अथवा दोस्तों हम ये भी कर सकते हैं, अथवा में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आय यानी इनकम हमारा 100 आसानी से बनता है दोस्तों, तो हम आसानी से 100 बनाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए 25 में मैं कितना से गुना कर दूं कि 100 हो जाए, तो आप बोलोगे 4 से, तो टैक्स में भी 4 से। हमको नेट इनकम से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको टैक्स की दर पूछ रहा है। तो अगर इनकम 100 तो टैक्स हमारा कितना हो गया, 24। और 100 पे किसी की जो गणना की जाती है वो परसेंटेज कहलाती है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 24%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सोचते हैं दोस्तों तो वो मौखिक होता है, आप इसके अपेक्षा आसानी से आंसर दे सकते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको ये समझ में भी आ गई होगी। मैं मिटा दूं दोस्तों, मैं मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन है दोस्तों फिर आपको कह रहा है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है तो आयकर की दर प्राप्त करें। वही तो टैक्स
टैक्स का दोस्तों, टैक्स का 17% बराबर होगा नेट इनकम माने शुद्ध आय का। नेट इनकम का क्या परसेंट के बराबर? 3% के बराबर। ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अब जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो, अनुपात प्रकट करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। तो ये जगह 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 17। और हमको इनकम का भी रेशियो निकालना है दोस्तों, तो इनकम कितनी हो जाएगा? 17 3 20। अब दोस्तों आप मौखिक भी कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 रुपया टैक्स बना दोस्तों 20 पे, तो 100 पे कितनी? तो आप एक नियम तो ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कि 15%। अथवा मैंने बोला था दोस्तों, अगर आए हमारा इनकम आसानी से 100 बनता है तो बनाने की कोशिश करनी है। तो बताओ 20 को मैं कितना से गुना कर दूं कि 100 हो जाए? 5 से। तो इसमें भी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो 100 आए, टैक्स 15, तो हमारा हो गया 15 और %, क्योंकि 100 पे हम लोग गणना कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आपको जैसे अच्छा लगे दोस्तों वैसे करना है। आइए दोस्तों, आप मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपको इसको मैं मिटा दूं। कह रहा है यदि आयकर की 10-19% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आरंभिक आय की दर बताएं। दोस्तों अब हम लिखते हुए नहीं रहेंगे, जब हम जान लें कि जब दो राशि आपस में बराबर होती है तो अनुपात प्रकट करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट को क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो हम लोग यहाँ टैक्स और नेट इनकम का रेशियो डायरेक्ट लिखना चाहे दोस्तों, वो एक स्टेप हम लोग घटा कर लिख रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे आप थोड़ा सा माइंड को शार्प करें। तो कह रहा है आयकर की, तो टैक्स का 19% शुद्ध आय के 1% के बराबर होगा। और जैसे ही दो राशि बराबर है दोस्तों, अनुपात प्रकट करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट को क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो ये 1 अनुपात कितनी हो जाएगी? 19। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही है। तो हमारा अगर इनकम का रेशियो निकालना हो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 19 से 20। और हम जानते हैं कि अगर इनकम आसानी से 100 बनता है तो हम लोग बना लेंगे। तो बताइए इसमें कितना से गुना करो कि 100 हो जाए? तो 5 से, तो इसमें भी 5 से। तो यहाँ पे 100 की चीज होगी 5, यानी कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 5%। ये बात समझ में आई दोस्तों? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वैसे ऐसे कंसेप्ट तो हम लोग जानते ही हैं। हम लोग क्या करते हैं? स्टेप को छोटा करने का कोशिश करते हैं, स्टेप छोटा। अब देखिए, अगर आप एग्जाम में इतना लिख देंगे और बगल का देख ले, तो वो जरूर कहेगा कि ये मैथ का अच्छी जानकार लगता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो दोनों बराबर है। और जैसे बराबर रहता है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं? उलट देते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही है। और आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहां पे उसका सॉल्यूशन दूंगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दूं मैं। आइए दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 20,000 होती है, इसमें से 5,000 तक टैक्स फ्री है। यदि आयकर की दर 10% हो तो 20,000 रुपये में वो कितना टैक्स पे करता है? दोस्तों आदमी की जो इनकम है दोस्तों, इनकम मतलब दोस्तों होती है आय। मैं आराम से लिख रहा हूँ दोस्तों, कोई बनाने की जरूरत नहीं। वो कितनी आ जाती है? 20,000। वो कितनी दोस्तों है? 20,000 रुपये। ठीक है। आप कह रहा है इसमें से 5,000 टैक्स फ्री है। दोस्तों 5,000 टैक्स फ्री है, इसका मतलब है दोस्तों कि हम 5,000 रुपये आपका टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपकी आमदनी 5,000 ही रुपया रहती तो हम टैक्स नहीं लेते। तो आपकी आमदनी है 20,000, तो 20,000 में 5,000 घटा देंगे दोस्तों, तो उसकी आमदनी कितनी हो गई? 15,000। आने के अब जो वो टैक्स लेगा दोस्तों, वो 5,000 तो वो फ्री कर दिया, वो टैक्स जो लेगा दोस्तों वो कितना पे लेगा? 15,000 पे, क्योंकि 20,000 में 5,000 घटा देंगे तो वो टैक्स लेगा 15,000 पे। अब 15,000 पे टैक्स लेगा दोस्तों, तो किसी ना किसी रेट से लेगा, तो वो रेट है हमारा दिया हुआ है 10%। तो 15,000 का दोस्तों अगर हम 10% निकालेंगे दोस्तों, 10% अगर मैं निकालना चाहूँ
तो 10% का मतलब होता है एक शून्य डिलीट करना, तो 1500 रुपया, 1500 रुपया। तो 20,000 रुपया उसकी आमदनी थी दोस्तों, उसने 1500 रुपया टैक्स दिया, तो उसकी शुद्ध आय कितनी हो जाएगी? तो 20,000 में अगर हम 1500 घटा देते हैं दोस्तों, तो वो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, यानी 28,500 उसकी ये जो निकली दोस्तों, ये क्या होगी? नेट इनकम, आने की शुद्ध आय। ये बात समझ में आई दोस्तों? अगर दोस्तों आपके प्रश्न में ये बोला है कि उसने कितना टैक्स पे किया, तो हमारा आंसर होगा 1500 रुपया। अगर उसने कहा कि उसकी शुद्ध आय कितनी है, शुद्ध इनकम कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 28,500। तो हमारे प्रश्न में बोला वो कितना टैक्स पे किया, तो हमारा आंसर होगा 1500 रुपया, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। और बोलता कि कितना उसकी शुद्ध आय हो गई दोस्तों, तो हमारा आंसर होता 28,000, सॉरी 28 नहीं, ये कॉमन लिए था ना, तो 18,500 रुपये हमारे क्या होते उसकी शुद्ध आय। आई थिंक दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम इसे मिटा देते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है जब एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, कहता है एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले बेसिक नियम से बताता हूँ, फिर थोड़ा कंसेप्ट से। तो 6,000 बढ़ जाती है, इसका मतलब उसकी पहले तो कुछ तो आय होगी दोस्तों, तो मैंने मान दिया P। अब 6,000 बढ़ जाती है दोस्तों, तो अब मैंने लिख दिया P प्लस 6,000 रुपये। कोई दिक्कत? ये पहले आई थी, अब ये बाद में हो गई वर्तमान में। अब कह रहा है कि आयकर की दर यानी टैक्स जो है दोस्तों 18% से घट के 15% रह जाती है। दोस्तों 18% से 15% रह जाती है, इसका मतलब हुआ कि पहले टैक्स लेता था वो 18%, अब वो लेने लगा 15%। तो P पे वो कितना परसेंट ले रहा था? 18%। तो 18% लिख दिया दोस्तों। तो P जितना भी रुपया होगा उसके प्रारंभिक में, उसका 18% निकालेंगे तो कुछ ना कुछ निश्चित राशि आएगा, तो ये निश्चित राशि है। अब इस पे 15% लेना, तो इसमें मैंने 15% लिख दिया दोस्तों। ठीक है। अब करता है कि इस दोनों स्थिति में क्या है, 25% टैक्स फ्री है दोस्तों 25% टैक्स फ्री है दोस्तों। इसके पहले वाले प्रश्न में बोला था कि हम 5,000 रुपया पे टैक्स फ्री देते हैं, यानी टोटल उसके पास 20,000 रुपया था दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल उसके पास 20,000 था, तो बोला 5,000 टैक्स नहीं लेंगे, तो लेंगे कितना? तो 20,000 में 5,000 हम घटा देते हैं, तो 15,000 पे वो टैक्स लेगा। वहाँ वो निश्चित राशि के रूप में ऐसा बोला, लेकिन यहाँ पे वो रेशियो के रूप में बोल रहा है कि हम 25% टैक्स नहीं लेंगे इस प्रश्न में दोस्तों। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 25% टैक्स नहीं ले रहा है तो लेगा कितना? 75%। यानी दोनों स्थिति में वो कितना परसेंट लेता हुआ टैक्स? 75%। तो इसका 75% निकाल लेंगे दोस्तों, इसका भी 75% और इसका भी 75%। और ऐसे करने पे दोनों कंडीशन आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न निकाल गया दोस्तों। यहाँ से हम P का मान निकालते हैं दोस्तों। 75% से 75% कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल दोस्तों। 3 छाके 18, 3 पच्चे 15, 6P यहाँ 5P, 6P में से 5P गया था दोस्तों P बराबर 6 पंचे 30, 300। यानी दोस्तों उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? 30,000 रुपये। ये बात समझ में आई दोस्तों। तो इसमें कुछ करने का नहीं है, जैसे जैसे आपको प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करने का है। लेकिन एक दूसरा तरीका दोस्तों, हम रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं, दूसरा मेथड दोस्तों, वो क्या है देखिए दोस्तों। एक प्रश्न में देखें कि 25% टैक्स फ्री है, इससे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर कैसे? क्योंकि 25% टैक्स फ्री होने के कारण
75% टैक्स लेगा जितना भी उसकी आय होगा। तो 75% तो कट ही जाता, यानी 25% टैक्स फ्री से हमको कोई मतलब नहीं। ये 10 का 10 ही रहने दो, ये ऐसे हमें कोई नुकसान करने वाला नहीं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रखना। तो मान के चलते हैं कि अगर उस आदमी की पहले P1 रुपये थी आय, अब हो गई P2, ऐसा हम बोल रहे हैं दोस्तों। पहले आदमी की P1 कमाई थी, अब हो गई P2, ठीक है। इस पे बोल रहा है कि 18% हम टैक्स लेते हैं, और इस पे ले रहे हैं हम कितना परसेंट, 15%। और इस स्थिति में दोनों कर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। 25% से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ 75% लिखेंगे भी तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है, जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है दोस्तों, तो अनुपात प्रकट करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। तो सबसे पहले करता है तो काट लेते हैं दोस्तों। तो 3 छाके 18, 3 पच्चे 15। अब अनुपात लिखने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं, तो 5:6 हो गया दोस्तों। ये बात समझ में आई दोस्तों। अब जो दे रहा है 6,000 रुपया क्या है, तो 6,000 रुपया बढ़ जाती है। अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। तो किसका अंतर, आय का। तो यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6,000 रुपया यहाँ पे बढ़ गया दोस्तों। पहले आय, यहाँ पे पहले आय हो रही थी 5, अब होने लगी 6, तो कितने की वृद्धि दोस्तों, 1 की। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिससे निकालना उसे गुना। तो बोल रहा है तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी दोस्तों, तो हम 5 से गुना कर देते। तो 6 पंचे 30, 30,000 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बेसिक मेथड भी जान गए और एक रेशियो मेथड भी जान गए, लेकिन दोस्तों हम इसमें और एक चीज छोटा कर सकते हैं। बोले कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहा हूँ एक तरीका। ये तरीका नहीं है दोस्तों, ये कोई तरीका नहीं है, बस माइंड में सोचने का एक पैटर्न है। आप किस तरह से सोच सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप को थोड़ा सा काम करे इस पे, इस चीज़ को हम जो सर बताएं उससे भी तो छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न में जो जितना टैक्स फ्री रहता है उससे हमको मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो तो आपस में कट ही जाता है, तो उससे मतलब नहीं रखें। अब दोस्तों जैसे ही हम लिखे P का 18%, P का 15%, तो हम क्यों ना यहाँ पे डायरेक्ट ही P1 और P2 का रेशियो लिख सके। प्रश्न को पढ़ते हुए हम P1 और P2 का रेशियो डायरेक्ट, क्यों, जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। तो 18 से 15 हो गया दोस्तों, 18% से 15% हो गया दोस्तों। तो मन में ही हम कटा लेते हैं, 3 छाके 18, 3 पचे 15। और जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। तो 6 5 है तो उलट देंगे तो 5 6। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और 6। प्रश्न को ये इसमें नहीं, प्रश्न को पढ़ते हुए करना। अब 3,000 रुपया दिया है दोस्तों, तो वृद्धि दिया हुआ, यहाँ पे वृद्धि 1 का हो रहा है, तो उसका तुलना 1 से निकालना है प्रारंभिक वृद्धि, तो 5 से गुना। तो हम देख रहे हैं, सॉरी 6,000 दिया हुआ था, 6 पंचे 30, हम देख रहे हैं 30,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम में ये तरीका यूज करते हैं, अगर बगल वाला कोई और को देखें तो आई थिंक वो बेहोश ही हो जाएगा कि अरे वो क्वेश्चन देखा फटाक से बना दिया। तो ये कब आता है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब ये क्वेश्चन बनाना आप सीख जाएंगे। हम एक ही क्वेश्चन को लिए दोस्तों, हम स्टेप को छोटा छोटा करते हुए, पहला बेसिक, फिर मैंने समझाया। और ये चीज़ को लिखने का नहीं, मन में ही करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उसके पास हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी पे। कहता है एक व्यक्ति की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों वही हिसाब है, सेम टू सेम। आइए दोस्तों इसको मैं पहले आपको बता दूं। करा कि एक व्यक्ति की आय 28,000 रुपये है, तो मान लेते हैं रेशियो मेथड चलते हैं दोस्तों।
इसका मान लेते P1 और बाद में हो गया P2। ठीक है दोस्तों, कहता है आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती। इसका मतलब है दोस्तों कि पहले अगर टैक्स 12% लगती थी तो अब टैक्स लग रही है 10%। तो पहले अगर आप टैक्स 12% दे रहे थे तो आप उसे दे रहे हैं 10%। इस प्रकार दोनों टैक्स आपस में बराबर, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। 30% से कोई मतलब नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि 30% टैक्स फ्री है। तो 70% लेगा तो इधर भी 70 लिखेंगे और इधर भी 70 लिखेंगे, तो दोनों तो आपस में कट ही जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्न में जितना टैक्स फ्री रहता है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। हाँ, अगर ये बोलता कि पहली स्थिति में टैक्स 20% और दूसरी स्थिति में 30% लेता है, ऐसा प्रश्न में बोलता है, तब हम 20 और 30 से गुना करते। लेकिन दोनों स्थिति में बोल रहा है 30% टैक्स फ्री है, तब ऐसे प्रश्न में हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है दोस्तों, तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को हम लोग क्यों करते हैं, उलट देते हैं। सबसे पहले कट रहा है तो काट देते हैं, 2 छक्के 18, 2 पंचे 10। अब उलट देते हैं दोस्तों, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोल रहा है प्रश्न में कि उसकी आरंभिक आय 28,800 है दोस्तों। उसकी आरंभिक आय 28,800 रुपया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई आरंभिक आय कितनी है दोस्तों, 5। तो बोल रहा है कि कितनी वृद्धि होगी, तो 5 से हो गया 6, कितनी की वृद्धि होगी दोस्तों, 1 की वृद्धि। तो गुना हम लोग कितना कर देंगे, 1। अब हम लोग गुना कर लेते हैं दोस्तों, 25 25, 5 से 35, 35 3 और 5 6 30, यानी 5760 रुपया उसकी कितनी होगी, आय बढ़ गई। आई थिंक दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी वही सेम टू सेम है, वहाँ वृद्धि दिया हुआ था, यहाँ पर आरंभिक आय दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे अथवा अगर आप लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट हमको ये चीज़ लिखना है, तो हम प्रश्न को पहले पढ़ लिए कि 12% से 10% हो जाती है, और जैसे ही दो रेशियो आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए हम कोएफिशिएंट को उलट देते हैं दोस्तों। तो P1 और P2 का रेशियो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो 12 और 10 है, तो प्रश्न में ही 12 और 10 को काट देते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 6 अनुपात 5 होगा। तो अनुपात उलटना है तो 5 अनुपात 6 होगा। डायरेक्ट हम बोल देंगे 5 अनुपात 6। और इसी 5 का मान दोस्तों आपको दिया है 28,800। तो ये कितना गुना हो गया दोस्तों, तो ये आपको गुना हो गया 5760 गुना, बोला कितना की वृद्धि, 5 से 6 हो गया, यानी आपको 1 का मान निकालना, 1 गुना 5760 करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी 5,760 रुपया उसकी वृद्धि हो जाएगी। वही चीज की तुलना करके हम यहाँ पे रेशियो निकाल दिए। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित रुपया बचाता है ताकि 1 साल में वो एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। दोस्तों, एक व्यक्ति है जो कार लेना चाहता है, ठीक है, प्रत्येक महीना वो कुछ रुपया बचाता है, वो कुछ महीना सेविंग करता है, और वो कैलकुलेशन करता है कि हम इतना रुपया आज सेविंग कर रहे हैं तो हम 12 महीने में एक कार खरीद लेते हैं। लेकिन उसको बहुत जल्दी रहता है दोस्तों, वो सोचता है कि हम बचत को कितना बढ़ा दें कि हम जो कार हम 12 महीना में खरीद लेते वो कार हम 9 महीना में ही खरीद लें। तो वही आपसे पूछ रहा है कि बचत को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, हम मान लेते कि प्रत्येक महीना वो x रुपया बचाता है, तो 12 महीना में कितना बचाएगा दोस्तों, 12x। ये समझ में आया दोस्तों। ये जो हुआ ये कार की कीमत हुई, ये कार की क्या हुई, कीमत, कार का मूल्य हो गया दोस्तों। अपने कैसे, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक महीना x रुपया वो बचत करता और 12 महीना में वो कार खरीद सकता था, यानी जो 12 गुना x करेंगे वही तो कार का मूल्य होगा। आप मान के चलिए उसे 9 महीना में ही खरीदना, उससे कितना महीना में खरीदना है, 9 महीना में ही खरीदना है।
तो मान के पहले x रुपया बचत करता था, अब मान के चल दी कि वो y रुपया बचत कर रहा है, तो 9 महीना में वो भी कार खरीद लेगा। ये भी कार का मूल्य हुआ दोस्तों, ये भी कार का मूल्य हो गया। क्योंकि ये दोनों एक ही कार का मूल्य है, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बचत वो ज्यादा कर दिया, तो बचत ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली बात है समय कम में खरीद लेगा। तो ये दोनों कार एक ही कार का मूल्य है दोस्तों, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जैसे ही दोस्तों दो राशि आपस में बराबर है, तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं। सबसे पहले अगर करता है तो काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया 9, अब 3:4। दोस्तों ये जो 3:4 निकला, ये किसका अनुपात निकला? तो हम x और y क्या माने हैं? प्रत्येक महीना में बचत की गई राशि, तो ये बचत का रेशियो होगा। पहले 3 रुपया बचत कर रहा था प्रत्येक माह, अब 4 रुपया बचत कर रहा है, तो अब बताओ कितना ज्यादा बचत करने लगा? एक किस पे? तो 3 पे। तो 100 पे कितना? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 33.1/3%। ये बात समझ में आई दोस्तों? आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें। आइए दोस्तों एक और तरीका हम लोग समझते हैं, M2 तरीका। बहुत आसानी से हम लोग समझते हैं, अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। दोस्तों एक आदमी है जो 12 महीना में कार को खरीदना चाहता और एक 9 महीना में खरीदना चाहता, वो पैसा सेविंग करके। तो हम क्यों ना 12 और 9 से कटने वाली राशि मान ले, जो कार का मूल्य हम मान लेते हैं। तो 12 और 9 से कटने वाली राशि दोस्तों हम मान लेते हैं 36। हम कितना मान लेते हैं दोस्तों? हम मान लेते हैं कि 36 रुपया। ये 36 रुपया क्या है दोस्तों? कार का मूल्य। ये 36 रुपया क्या है दोस्तों? तो आपका कार का मूल्य है, कार का मूल्य। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने 12 और 9 से इसलिए माना कटने वाली राशि ताकि फ्रैक्शन ना माने। आप 30, 35, 40, 60, 200 जितना भी मानेंगे आंसर है। अब दोस्तों कार का मूल्य 36 रुपया और वो 12 महीना में खरीदना चाहता है, यानी प्रत्येक महीना वो कितना बचत करता हुआ? 12 में 36 से भाग देंगे, 12 तिया 36। इसका मतलब हुआ वो प्रत्येक महीना 3 रुपया बचत करता है। तब तो एक महीना में 3 रुपया बचत, तो 12 महीना में 12 तिया 36। देखिए कार का मूल्य आया कि नहीं? वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया था कि प्रत्येक महीना अगर वो 3 रुपया बचत करता है तो 12 महीना करेगा, 12 तिया 36। कार का मूल्य आ गया 36 रुपये। अब वो अब 9 महीना में ये कार खरीदना चाहता है, तो प्रत्येक महीना कितना कमाता है? तो 9 में 36 में 9 से भाग देंगे 4, यानी अब वो प्रत्येक महीना 4 रुपया बचत करने लगा। पहले कर रहा था 3, अब करने लगा 4। तो अब बताओ कितना ज़्यादा बचत करने लगा? तो आप बोलोगे सर 1 का ज़्यादा बचत करने लगा। कितना पे? तो 3 पे। तो 100 पे कितना? तो 33.1/3%। आई थिंक दोस्तों आपको